हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में बेटा हमने प्रेरणिक प्रभाव खत्म कर लिया था, अनुनाद खत्म कर लिया था, ठीक है। और मैंने आपसे बोला था अगली क्लास में आपको अनुनाद के अनुप्रयोग सिखाऊंगा। तो आओ अनुनाद के अनुप्रयोग सीखते हैं बेटा। हेडिंग लगाएंगे अनुनाद के अनुप्रयोग। अनुनाद के कई सारे अनुप्रयोग है बेटा। उनमें से सबसे पहला अनुप्रयोग जो हम लेने जा रहे हैं वो है बेटा एरोमेटिकता। जिसको हम इंग्लिश में एरोमेटिसिटी भी बोलते हैं। अब देखो एरोमेटिकता क्या है बेटा। अनुनाद का अनुप्रयोग है, यानी कि इसमें भयंकर रूप से क्या इस्तेमाल हो रहा होगा बेटा, अनुनाद का कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहा होगा, यानी कि संयुग्मन वाली बातें आ रही होगी। और अनुनाद कहाँ पे होता है बेटा, समतलीय जगह पे होता है, जहाँ पे यौगिक में जो परमाणु है उनका संकरण क्या हो, sp या sp2 हो, ठीक है। तो वही सारी बात हम एरोमेटिसिटी में करेंगे, एरोमेटिकता में करेंगे। आपके पास सवाल जो आते हैं बेटा एरोमेटिकता के ऊपर, वो किस बात पे आते हैं कि कौन सा यौगिक एरोमेटिक है, कौन सा यौगिक एंटी एरोमेटिक है और कौन सा यौगिक नॉन एरोमेटिक है। तो हमें एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक का कैसे पता चलेगा, उसके लिए कुछ नियम है। 4 नियम मैं आपको बताऊंगा। उन 4 नियम को आप अगर फॉलो करोगे तो आपको पता चल जाएगा यौगिक एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक ज्ञात करने के नियम, कैसे एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक को ज्ञात करेंगे, उसके लिए हम नियम देखते हैं। 4 नियम क्या है बेटा, ठीक है। जिस तरह से मैं आपको बताऊं उसी तरह से फॉलो करना है, ठीक है। सबसे पहला नियम है बेटा, सबसे पहला अगर आपको एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक चेक करना है, ये 3 वर्ड्स मिलेंगे आपको, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या होता है, वो अनुनाद का एक अनुप्रयोग है। अनुनाद की वजह से यौगिक में एक प्रक्रिया हो रही है जिसके कारण उसमें एरोमेटिकता आ रही है। क्यों आ रही है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट बेटा हकल नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है। इसमें हकल का भयंकर रूप से योगदान है और हकल ने क्या बताया था वो मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। जो एरोमेटिक कंसेप्ट आया वो पूरा का पूरा हकल द्वारा दिया गया है, ठीक है। सबसे पहली बात तो बेटा एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक को ज्ञात करना है, तो उसके लिए क्या नियम है, यौगिक चक्रीय होना चाहिए, यानी कि साइक्लिक होना चाहिए। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि यौगिक हमारा चक्रीय है या नहीं है। सबसे पहली बात है यौगिक चक्रीय होना चाहिए। अगर यौगिक चक्रीय नहीं है तो फिर बात अलग हो जाएगी। सबसे पहले अपन चेक करेंगे यौगिक चक्रीय होना चाहिए। दूसरी बात, यौगिक समतलीय होना चाहिए। अब समतलीय होने के लिए क्या होता है बेटा, यौगिक समतलीय होना चाहिए, प्रत्येक परमाणु का संकरण sp या sp2 होना चाहिए, है ना। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है बेटा, sp भी हो सकता है, नहीं sp2 भी हो सकता है, ठीक है। तो यौगिक समतलीय होना चाहिए, प्रत्येक परमाणु का संकरण sp या sp2 होना चाहिए। तीसरी बात बेटा, यौगिक में पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन होना चाहिए। संयुग्मन की बात मैंने आपको बताई थी बेटा। संयुग्मन क्या होता है, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा धनायन, पाई सिग्मा ऋणायन। वो पूरे चक्रीय में पूर्ण रूप से संयुग्मन मौजूद होना चाहिए। यौगिक कैसा होना चाहिए बेटा, समतलीय होना चाहिए, मतलब प्रत्येक परमाणु sp या sp2 होना चाहिए, यौगिक चक्रीय होना चाहिए। यदि इन तीनों नियमों में से कोई भी एक नियम, अगर इन तीनों नियमों में से कोई भी एक नियम फेल हो जाए, यानी कि यौगिक चक्रीय ना हो, चक्रीय तो हो, यौगिक में समतलीयता ना हो, कोई ना कोई कार्बन, कोई ना कोई परमाणु sp3 वाला आ जाए, या फिर हो सकता है यौगिक में पूर्ण रूप से बेटा चक्रीय संयुग्मन ना हो, तो ऐसे केस में यदि इन 3 नियम में से कोई भी एक फेल होता है, कोई एक भी फेल होता है, ऐसे लिखो बेटा, कोई एक भी फेल होता है
तो यौगिक नॉन एरोमेटिक होगा। क्या होगा बेटा? नॉन एरोमेटिक होगा। अगर इन तीन नियम में से कोई भी एक नियम यदि फेल हो जाता है यौगिक के अंदर, तो यौगिक कैसा हो जाएगा बेटा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अभी अपन बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कैसे निकालते हैं, लेकिन उसके लिए पहले मैं आपको नियम बता रहा हूँ। सबसे पहला नियम मैंने आपको क्या बताया बेटा? यौगिक कैसा होना चाहिए? चक्रीय। फिर क्या होना चाहिए? समतलीय। तीसरी बात बताइए पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन। इन तीनों में से कोई भी अगर एक फेल हो जा रहा है तो यौगिक कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि उसमें अनुनाद वाली स्थितियां खत्म हो गई। तो उस केस में हमारी एरोमेटिकता नहीं आएगी। कैसा हो जाएगा? यौगिक नॉन एरोमेटिक। अब अपन को एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक पे बात करनी है। उसके लिए हमारे लिए चौथा नियम है, और चौथा नियम किसके नाम पे रखा है बेटा? क्योंकि हकल नाम के वैज्ञानिक का भयंकर रूप से योगदान है, इसलिए हमने हकल के नाम पे ही ये नियम बना दिया। तो चौथा नियम जो है बेटा वो हमारा क्या है? चौथा नियम इधर लिख रहा हूं बेटा, हकल नियम। हकल नियम क्या है बेटा? हकल ने बोला यदि यौगिक में पूर्ण चक्रीय संयुग्मन फोर एन प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन का है, जहां एन की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है बेटा। और दूसरा केस क्या बोला उसने? 4n पाई इलेक्ट्रॉन का है, जहां पर n की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा? 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। एक जगह तो n क्या है? इंटीजर है, और दूसरी जगह n क्या है बेटा? होल नंबर है। अगर यौगिक में 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन है, जहां पे n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 है ना, तो वो यौगिक कैसा होगा बेटा? एरोमेटिक होगा। और यदि 4n पाई इलेक्ट्रॉन का है तो वो कैसा होगा? यौगिक एंटी एरोमेटिक होगा। दिखता है यहां तक? ठीक है। अब एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। यानी कि 4n प्लस 2 में अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे डालूं तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है बेटा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। n की वैल्यू 1 डालूंगा तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 14 पाई इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ रही है, तो उस केस में बेटा क्या होगा? यौगिक एरोमेटिक होगा। लेकिन हकल नियम पास होने से पहले 3 नियम जो अभी मैंने पहले लिखाए थे वो पास होने जरूरी है। यानी कि यौगिक चक्रीय होना जरूरी है, यौगिक समतलीय होना जरूरी है, यौगिक में पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन होना जरूरी है। अगर वो 3 पास होंगे तो ही अपन चौथे नियम की बात करेंगे। अगर वो तीनों में से कोई भी एक फेल हो गया तो फिर सीधे सीधे आंसर क्या आ जाएगा बेटा? नॉन एरोमेटिक आ जाएगा। जबकि यहां पर देखूंगा मैं तो n की वैल्यू 1 डालूंगा तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, इस तरह से चलेगा बेटा, ठीक है। तो यहां पर देखो अगर 4 के पहाड़े 4, 8, 12, 4 के पहाड़े की वैल्यू में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ रही है तो यौगिक कैसा होगा बेटा? एंटी एरोमेटिक। और अगर 4 के पहाड़े की नहीं आ रही तो कैसा होगा? एरोमेटिक होगा। लेकिन वो 3 नियम पहले पास होने चाहिए। जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं, आपको एग्जांपल लेके बताऊं बेटा, तो यहाँ पर ये मैंने बेंजीन ले ली। सबसे पहले तो आप इसको देख के बताओ, क्या ये बेंजीन जो है हमारी ये चक्रीय है? बिल्कुल चक्रीय है। हर एक कार्बन का परमाणु जो आ रहा है उसका संकरण कितना आ रहा है बेटा? sp2 आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात भी सही होगी कि ये समतलीय भी है। तीसरी बात, यहाँ पे पूर्ण रूप से पाई इलेक्ट्रॉनों का चक्रीय संयुग्मन हो रहा है। कितने पाई इलेक्ट्रॉनों का हो रहा है बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 पाई इलेक्ट्रॉनों का संयुग्मन हो रहा है, यानी कि चक्रीय है। मैं जैसे कर रहा हूँ सवाल, देखो चक्रीय के लिए मैंने C लिखा बेटा, साइक्लिक। समतलीय के लिए मैंने P लिखा, मतलब प्लेनर। कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन मतलब पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन है। कितने इलेक्ट्रॉनों का बेटा? 6 पाई इलेक्ट्रॉनों का है, यानी कि ये हमारा कैसा हो गया बेटा? एरोमेटिक हो गया। क्योंकि ऊपर के 3 नियम पास हो गए तो नॉन एरोमेटिक तो हो नहीं सकता। तो चौथी बात क्या लगाएंगे? हकल का नियम। हकल के नियम के अनुसार जो पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो 4 के पहाड़े में नहीं आते बेटा, इसलिए ये क्या है? एरोमेटिक है। जबकि मैं यहाँ पर अगर उदाहरण लूँ, ये मैंने उदाहरण ले लिया बेटा। यहाँ पर देखो इस यौगिक के बारे में मैं बात करूँ तो ये बेटा चक्रीय है क्या? बिल्कुल चक्रीय है, साइक्लिक आ रहा है, ठीक है। ये समतलीय है क्या? हर एक परमाणु का संकरण जो आ रहा है वो sp2 आ रहा है, देखो आप, ठीक है। पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन है, बिल्कुल है। पूर्ण रूप से पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं बेटा? 1, 2, 3, 4 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं बेटा इसमें, और ये 4 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए ये एंटी एरोमेटिक है। बात समझ में आ गई? ये एंटी एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, ठीक है। अगर मान लो मैं नॉन एरोमेटिक का उदाहरण देना चाहूँ तो यहाँ पर दे रहा हूँ बेटा नॉन एरोमेटिक का उदाहरण। यहाँ पर देखो, इसमें देखो ये यौगिक चक्रीय है,
क्या ये यौगिक समतलीय है? नहीं, क्योंकि इस कार्बन का परमाणु का संकरण कितना आ गया sp3, इस कार्बन परमाणु का संकरण sp3, ये भी sp3, जबकि ये sp2 है। ठीक है, ये सब निकालना आता होगा आपको, मैंने आपको sp2 sp3 निकालना सिखा दिया। तो यहीं पे बात खत्म होगी, आगे जाने की तो हमें करनी ही नहीं है चर्चा। तो यहाँ पर ये कैसा आ गया बेटा? नॉन एरोमेटिक आ गया। बात समझ में? तो कोई भी यौगिक एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, ये किस बात से पता चल रहा है बेटा? पहली बात यौगिक चक्रीय है, दूसरी समतलीय, तीसरी पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन आ रहा है। ये तीन बात पास होने पर चौथा हगल का नियम लगाना है। यदि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाई करता है तो क्या होगा? एरोमेटिक, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाई करता है तो क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। और अगर वो शुरुआत के 3 नियम में से कोई भी एक फेल हो जाता है तो क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। अब अपन कई सारे सवाल करेंगे, लगभग 40-50 सवाल करेंगे बेटा, जिसमें आपको बताना है यौगिक एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा। सबसे पहले आप यहाँ तक नोट डाउन करो पहले। हाँ भाई, लिख लिया होगा बेटा आपने। अब बेटा अपन एग्जांपल्स करते हैं बहुत सारे, जिसमें आपको बताना है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कौन होंगे, और आप ही को जज करना है। ध्यान रहे बेटा, मेरे को कौन से इलेक्ट्रॉनों से मतलब है? मुझे चक्रीय के इलेक्ट्रॉनों से मतलब है, चक्रीय के पाई इलेक्ट्रॉनों से मतलब है। बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ एरोमेटिकता किसके लिए देखता हूँ बेटा? चक्रीय वाले पाई इलेक्ट्रॉनों के लिए देखता हूँ। क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, निम्नलिखित दिए गए यौगिकों के लिए, यौगिकों में एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक ज्ञात करें। ठीक है, आपको बताना है कौन सा एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। मैंने आपको सारे रीजन बता दिए कैसे एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक हो रहा है। ठीक है, मैं काफ़ी सारे एग्जांपल लिख रहा हूँ बेटा, आपको खुद को जज करना जैसे मैंने कराया। 2-3 एग्जांपल मैं करा दूंगा भले आप चाहो तो। जैसे मैंने आपको कराया चक्रीय है क्या, समतलीय है क्या, पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन है क्या, कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, वो सब आपको करते हुए सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है ना, आलस नहीं करने बिल्कुल। आप खुद से सॉल्व करते जाओ, मैं लिखते जा रहा हूँ, सवाल काफ़ी सारे आपको खुद को सॉल्व करना है बेटा। मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे बाहर के इलेक्ट्रॉनों से लेना देना नहीं है, मुझे केवल चक्रीय के इलेक्ट्रॉनों से लेना देना है बेटा। पहले 10 एग्जाम्पल करते हैं, फिर आगे के डिस्कस करेंगे। आप पोज करो बेटा, एक बार खुद से ट्राई करो, फिर आगे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखो बेटा, पहला आपने किया होगा, क्या ये चक्रीय है क्या? नहीं, तो चक्रीय नहीं है तो आगे की बात ही नहीं करेंगे, सीधे सीधे क्या हो जाएगा बेटा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। क्या ये चक्रीय है क्या? नहीं, चक्रीय नहीं है तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा बेटा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। फिर ये देखो बेटा, चक्रीय है लेकिन ये समतलीय नहीं है, क्योंकि इस कार्बन का संकरण कितना आ रहा है बेटा? sp3 आ रहा है। ठीक है, तो चक्रीय तो है, समतलीय नहीं है, तो बेटा सीधे सीधे क्या आ जाएगा? आंसर हमारा नॉन एरोमेटिक आ जाएगा। देखो ये चक्रीय है बेटा, बिल्कुल है। समतलीय है क्या? समतलीय नहीं है बेटा, क्योंकि इस कार्बन का संकरण कितना आ रहा है आपका? sp3 आ रहा है बेटा, तो ये कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। नॉन एरोमेटिक जज करना बहुत आसान है बेटा, सीधे सीधे पता चल जाता है कि अगर चक्रीय नहीं है, समतलीय नहीं है, उन तीनों में से कोई भी एक बात फेल होगी तो सीधे सीधे नॉन एरोमेटिक आ जाएगा। बात समझ में? 5वां, 6वां, 7वां आपने ट्राई किया होगा बेटा। तो 5वें में देखो आप, ये चक्रीय है क्या? हाँ। ये समतलीय है क्या? हाँ। समतलीय क्यों है? क्योंकि हर एक परमाणु का संकरण कैसा आ रहा है? sp2। मेरे को सिर्फ वलय वाले परमाणु का संकरण चेक करना है, बाहर से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन का आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन का आ रहा है। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए बेटा क्या होता है? हमारा एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक के लिए मैं शॉर्ट में ए लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो बेटा, चक्रीय है क्या? समतलीय है। पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन है, कितने इलेक्ट्रॉनों का? 6 पाई इलेक्ट्रॉनों का, क्योंकि मेरे को बाहर के इलेक्ट्रॉन से लेना देना नहीं है, मेरे को सिर्फ वलय के इलेक्ट्रॉन से लेना देना है बेटा। ये तो एरोमेटिक है। फिर यहाँ पे देखूंगा तो ये चक्रीय है, समतलीय है, पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन है, कितने इलेक्ट्रॉनों का?
यहाँ पर देखो बेटा 6 पाई इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन है, तो ये भी कैसा है बेटा, एरोमेटिक है। फिर 8वां वाला देखो बेटा, 8वां वाला ट्राई किया, 8वां 9वां 10वां एक बार पोज करके ट्राई करो। तो 8th वाला जब आपने किया होगा बेटा, ये कैसा है, चक्रीय है ना, समतलीय है क्या, बिल्कुल समतलीय है। और यहाँ पे देखो ये काप धनायन का भी sp2 होता है, sp2 समतलीय है। पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन है क्या, बिल्कुल है। आपको बताया था मैंने पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन दर्शाता है। ठीक है, अनुनाद संरचना बनाना सिखाया था, इसकी मैंने आपको 3 अनुनादी संरचना बन रही थी। अब अपन अनुनाद का अनुप्रयोग देख रहे हैं बेटा, कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, केवल ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखूंगा बेटा, एरोमेटिक है। भाई नॉन एरोमेटिक के तो बात ही नहीं आ सकती, क्योंकि 3 तो पास ही हो गए हमारे केस। तो हमारे लिए या तो एंटी एरोमेटिक होगा या एरोमेटिक होगा, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन की बात है बेटा, तो एरोमेटिक होगा। फिर यहाँ पे देखो बेटा, ये चक्रीय है, समतलीय है, पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन है। कितने इलेक्ट्रॉनों का, 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन है। अब 4 पाई इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं बेटा, 4 के पहाड़े में आते हैं। और 4 का पहाड़ा कहाँ लगाते हैं अपन, एंटी एरोमेटिक के लिए लगाते हैं, बात समझ में ही। फिर यहाँ पे देखो बेटा, ये चक्रीय है, बिल्कुल दिख रहा है। समतलीय है क्या, बिल्कुल, sp2 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 sp2। हर एक परमाणु का संकरण कितना आ रहा है, sp2 आ रहा है। और ये संकरण निकालना मैंने आपको बता दिया, काप धनायन के लिए भी मैंने आपको बता दिया था कि काप धनायन का संकरण कैसा आता है बेटा, sp2 आता है। क्या पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन है, बिल्कुल है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव। हर एक जगह पे देखोगे तो आपको पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन मिल रहा है बेटा। कितने इलेक्ट्रॉन का, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन है। यह तो एरोमेटिक है, क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो है 4 के पहाड़े में नहीं आते। ठीक है, आगे और लिख रहा हूं बेटा सवाल। आपको खुद को ट्राई करना है बेटा ये। हाँ भाई, 11 से 18 पोस्ट करके ट्राई करो बेटा। चलो 11 नंबर वाला बेटा आपने ट्राई किया होगा, तो यहाँ पे देखा होगा चक्रीय है, ये समतलीय है, प्रत्येक परमाणु का संकरण sp2 आ रहा है। या तो sp2 होना चाहिए, sp होना चाहिए समतलीय होने के लिए। सारे के सारे परमाणु का संकरण कैसा आ रहा है बेटा, sp2 आ रहा है। पूर्ण रूप से बेटा क्या है, चक्रीय संयुग्मन आ रहा है इसमें, पूर्ण रूप से पाई सिग्मा पॉजिटिव पाई सिग्मा पॉजिटिव। इसका मैंने आपको अनुनादी संरचना बनाना भी सिखाया था। कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे बेटा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहे हैं। और 2 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है बेटा, ये एरोमेटिक है। फिर यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पर इसको देखोगे तो ये चक्रीय आ रहा है क्या, ये ऋणायन है बेटा, आपकी बार है ना, ऋणायन चक्रीय है, समतलीय, क्योंकि पाई सिग्मा ऋणायन का संयुग्मन आ रहा है बेटा। जब ऋणायन संयुग्मन में होता है तो अगर वो अनुनाद कर रहा है तो उसका संकरण कैसा हो जाता है बेटा, sp2 आ जाता है। अगर ऋणायन संयुग्मन नहीं कर रहा या अनुनाद नहीं कर रहा तो उसका संकरण कैसा होता है, sp3 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, sp2 होगा। चक्रीय समतलीय पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन है। 1 2 और ऋणायन के इलेक्ट्रॉनों को भी बेटा पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करते हैं। ऋणायन के इलेक्ट्रॉन को भी पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करते हैं। क्यों करते हैं बेटा, क्योंकि ये जो ऋणायन है ये जब अनुनाद में जाएगा तो किस में कन्वर्ट होगा, पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों में कन्वर्ट होगा। और ये पाई बंध किस में कन्वर्ट होगा, ऋणायन में कन्वर्ट होगा। तो वो पार्टिसिपेट कर रहा है किस में, वो भागीदारी दिखा रहा है अनुनाद में। तो उसके इलेक्ट्रॉनों को भी वलय के अंदर पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या में काउंट किया जाएगा। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं बेटा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यानी कि ये एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि 4 के पहाड़े में आ रहा है। फिर आप 13 वाला देखोगे तो ये चक्रीय बेटा, समतलीय है, पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन आ रहा है इसमें, चक्रीय है और समतलीय क्यों है, sp2 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 sp2, क्योंकि ऋणायन पाई बंध के साथ संयुग्मन में है बेटा। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉनों का संयुग्मन आ रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉनों का आ रहा है बेटा, क्योंकि 1 2 3 4 तो पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। और ऋणायन में कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको पहले बताया था ऋणायन और लोन पेयर में एक ही चीज का अंतर है बेटा। ऋणायन में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें से एक तो खुद परमाणु का होता है, एक किसी और परमाणु का होता है, जबकि लोन पेयर में दोनों उसी के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है बेटा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखेंगे, एरोमेटिक, क्योंकि 4 के पहाड़े में नहीं आता। बात समझ में आ रही है आपको।
इन केस बेटा कहीं गलती हो जाए तो आप भूल चूक माफ़ हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतने सारे एग्जाम्पल ले रहे हैं, कभी ना कभी गलती हो भी जाती है अपने से, ठीक है ना। तो वो इतना माइंड नहीं करें, आपको खुद को कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि अब इतने सारे एग्जाम्पल करा दिए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, 4 के पाड़े में जो आ रहा है ऊपर की तीनों चीज़ें सेटिस्फाई हो रही है, तो वो क्या होगा बेटा, एंटी एरोमेटिक होगा। और जो 4 के पाड़े में नहीं आ रहा वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा, है ना। इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है ना। ह्यूमन एरर किसी से भी हो सकती है बेटा। ये चक्रीय है, समतलीय है, ठीक है, और पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन हो रहा है बेटा। कितने इलेक्ट्रॉन का, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन हो रहा है बेटा। ये तो क्या है, आपका एरोमेटिक है, क्योंकि 4 के पाड़े में नहीं आता, ठीक है। ऊपर की तीनों चीजें सेटिस्फाई है, इसलिए ये एरोमेटिक हो गया। बात समझ में आ रहा है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। फिर 15 16 17 18 वाला जो सवाल है बेटा, 15 वाले सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले मैं 15 वाला बता रहा हूँ, 16 17 आप फिर से ट्राई करना। इस C डबल बॉन्ड O को तोड़ेंगे और यहाँ पे क्या बनाएंगे, माइनस और प्लस। याद करो जब मैं अनुनाद सिखा रहा था आपको पाई सिग्मा पाई वाला, तो उसमें C डबल बॉन्ड O वाला जो केस था, सबसे पहले उस बंद को तोड़ता था माइनस और प्लस में। अब यहाँ पे देखो पाई सिग्मा धनायन, इसका पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन आ रहा है या नहीं आ रहा, उस ऋणायन को भूल जाओ। यहाँ पे पाई सिग्मा धनायन का पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन आ रहा है, तो आप यहाँ पे देखो ये चक्रीय है, समतलीय है, पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन आ रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन का आ रहा है बेटा, 2 पाई इलेक्ट्रॉनों का आ रहा है, इसलिए ये यौगिक कैसा होगा बेटा, एरोमेटिक होगा। 16 17 आप एक बार पोस्ट करके ट्राई करो बेटा। 16 वाला किया होगा बेटा आपने, यहाँ से तोड़ा होगा, इसको माइनस इसको प्लस। सर ऊपर वाले को माइनस नीचे प्लस लिखा, ऐसा क्यों बेटा, ऑक्सीजन ज़्यादा विद्युत नहीं है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को तोड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखूंगा तो इसकी बात करूंगा सिर्फ, तो ये चक्रीय बेटा, समतलीय है, पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन हो रहा है, 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉनों का हो रहा है बेटा। 4 पाई इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या होता है बेटा, एंटी एरोमेटिक हो जाता है यौगिक। फिर यहाँ पे देखूंगा बेटा, इसको तोड़ूंगा, आपने ऐसे किया होगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे धनायन, तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पे धनायन में देखूंगा, तो ये चक्रीय है, समतलीय है, पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन का हो रहा है बेटा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है बेटा, एरोमेटिक होता है। बात समझ में आ रही है, एरोमेटिक होगा। फिर यहाँ पे देखो, मुझे बाहर क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे किससे लेना देना है, केवल वलय से लेना देना है। तो ये चक्रीय है, समतलीय है, पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन है। चक्रीय और समतलीय की बात किसके लिए की जाती है, केवल और केवल वलय के लिए। बाहर भले sp3 आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो बाहर, अपने को कोई लेना देना नहीं है उससे। हमें तो किससे लेना देना है बेटा, केवल चक्रीय से लेना देना है। चक्रीय है, समतलीय, पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन है, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन का है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बोलते हैं बेटा, एरोमेटिक है। बात समझ में आ रही है, यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर और सवाल कराते हैं बेटा। हाँ भाई, तो ये नोट डाउन कर लिया होगा बेटा, और सवाल करते हैं बेटा। अभी 18 सवाल किए, इतने ही लगभग और करेंगे, ठीक है। सारा खेल प्रैक्टिस का है, जितनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होगी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक पहचानने की, उतनी जल्दी सवाल आपसे वहाँ पे बनेगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। ऐसे सवाल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक जज करने वाले सवाल आते हैं बेटा, ठीक है। तो आओ डिस्कस करते हैं। 19 नंबर में लिख रहा हूँ, आपको करना है यार, है ना, दिमाग लगाना है। बोरोन के बारे में मैं आपको वैसे ही बहुत कुछ बता चुका हूँ पहले ही, कि बोरोन में क्या होता है क्या नहीं होता, तो खुद को दिमाग लगाना है एक बार।
आप सॉल्व करते रहे, मैं सवाल लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। चलो पहले यहाँ तक डिस्कस करते हैं बेटा। 19, 20, 21 ये ट्राई करो आप पोस्ट करके। तो देखो बेटा, आपने ट्राई किया होगा, आपको पता है बोरोन के पास रिक्त पी कक्षक होता है। मैंने आपको बताया था बोरोन का 5 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2, 2s2, 2p1 होता है। तो जब मैं इसको एक्साइटेड स्टेट में लिखूंगा तो 2s1, 2p2, 1s2 लिखूंगा। तो एक s में इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 p में है, यानी कि एक रिक्त पी कक्षक है हमारे पास, यानी कि बिल्कुल काप धनायन की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। तो पाई सिग्मा रिक्त पी कक्षक का हमें संयुग्मन मिल गया बेटा। अब ये बताओ सबसे पहले तो ये चक्रीय है क्या, समतलीय है क्या? बिल्कुल समतलीय बेटा। पाई सिग्मा रिक्त पी कक्षक का इसको मिला है, इसका संकरण अगर मैं निकालूंगा तो sp2, ये s और 2p मिलके sp2 बनाएंगे, ठीक है। और पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन है बेटा, कितने पाई इलेक्ट्रॉनों का है? 2 पाई इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन है, ये तो एरोमेटिक है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो बेटा, बोरोन के पास वापस से रिक्त कक्षक है, चक्रीय है, समतलीय है, पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन है। 1, 2, 3, 4 पाई इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन है बेटा, ये तो एंटी एरोमेटिक है ना, 4 के पहाड़े में आ रहा है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, जो 4 के पहाड़े में आ रहा है और तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ऊपर वाली, वही एंटी एरोमेटिक होगा। कहीं मेरे से कुछ गलती हो जाए तो आप माफ कर देना उसके लिए, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो चल रहा है। चक्रीय है, समतलीय है, देखो हर एक परमाणु का संकरण sp2 आएगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये अनुनाद में जा रहा है बेटा, अनुनाद में जा रहा है, तो ये भी कैसा काउंट होगा बेटा? sp2 की तरह काउंट होगा। पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन आ रहा है बेटा, कितने पाई इलेक्ट्रॉनों का? 1, 2, 3, 4, 5, 6 पाई इलेक्ट्रॉनों का। सर 6 कहाँ है सर? यहाँ पे तो पाई इलेक्ट्रॉन 4 ही है। अरे ये लोन पेयर को भी पाई में काउंट करना है बेटा, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन भी पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होंगे, क्योंकि ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? अनुनाद के दौरान पाई बंध में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसलिए इनको भी पाई इलेक्ट्रॉनों में काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा हो गया बेटा? एरोमेटिक हो गया, क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाली बात आ रही है, ठीक है। अगर लोन पेयर अनुनाद में भागीदारी दिखा रहा है और वो कन्वर्ट होकर पाई बंध में जा रहा है, लोन पेयर हो चाहे ऋणायन हो, तो उस केस में उसको पाई इलेक्ट्रॉनों की तरह काउंट किया जाएगा, और वो भी सिर्फ वलय के अंदर वाले, बाहर वाले से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। आओ 22, 23, 24 आप पोस्ट करके ट्राई करो, कर लिया होगा आपने। तो 22 वाले की बात करें बेटा, तो यहाँ पे ये चक्रीय है, समतलीय है, पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन है। कैसे पता चला? पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर। ये लोन पेयर जब अनुनाद में जाएगा तो बेटा पाई बंध में बदलेगा, तो यहाँ पे ये लोन पेयर को मैं किसकी तरह काउंट करूंगा बेटा? पाई इलेक्ट्रॉनों की तरह काउंट करूंगा। लेकिन ये दो लोन पेयर है बेटा, इन 2 लोन पेयर में से केवल एक ही लोन पेयर भागीदारी दिखाएगा, दूसरा वाला नहीं दिखाएगा एक समय पे। तो एक बार में जो काउंट होगा वो एक ही होगा, ठीक है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे बेटा। 8 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है? एंटी एरोमेटिक होता है बेटा, क्योंकि 4 के पहाड़े में आता है। फिर यहाँ पे देखो बेटा, चक्रीय है, समतलीय है, पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन है। कितने इलेक्ट्रॉन का? ये सोचने वाली बात है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन है बेटा। जब एक ही परमाणु पर लोन पेयर और पाईबंध दोनों लगे हों, एक ही जगह पर अगर लोन पेयर और पाईबंध दोनों लगे हों, तो बेटा पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते हैं। वो लोन पेयर कैसा होता है बेटा? लोन पेयर संकरित कक्षक में होता है, वो वहां से नहीं हिलेगा, वो स्थानीय होता है, वो विस्थानीकरण नहीं करेगा। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे विस्थानीकरण में नहीं जाएगा, केवल कौन जाएंगे? ये पाई इलेक्ट्रॉन ही अंदर से विस्थानीकरण में जाएंगे, क्योंकि ये लोन पेयर नहीं जा सकता, ये संकरित कक्षक में पड़ा हुआ है। और लोन पेयर को कहाँ होना पड़ेगा? समांतर कक्षक में होना पड़ेगा, किसके? इस पाई इलेक्ट्रॉन के। तो यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो एरोमेटिक। कभी भी ऐसा केस आ जाए ना बेटा, आप चाहो तो यहाँ पे नोट डाउन करके भी लिख सकते हो, जब एक ही परमाणु पे पाईबंध और लोन पेयर दोनों लगा हो तो पाईबंध चलेगा, लोन पेयर नहीं चलेगा। एट ए टाइम दोनों में से कोई एक के ही इलेक्ट्रॉन आपको काउंट करने हैं। अगर देखो यहाँ पर मैं बात करूँ तो लोन पेयर, यहाँ पे सिग्मा आ रहा है, यहाँ पर भी सिग्मा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर और पाई आ रहा है एक ही यौगिक पे, है ना, एक ही परमाणु में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोनों में से एक को काउंट करना है। तो अपन ने किसको काउंट किया? पाई वाले को काउंट किया। फिर 24 नंबर वाले में देखो क्या होगा बेटा, आप इसको देखो बेटा, ये क्या है? ये पूरी की पूरी एक वलय की तरह काउंट कर सकता हूँ क्या मैं? ये बाहर वाली को क्या कर सकता हूँ मैं? एक वलय की तरह काउंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो जो अनुनाद होगा, ये पूरी वलय में, ये जो बड़ी वाली वलय है इसमें पूरे में अनुनाद हो रहा है। इसको बोलते हैं बेटा परिधि अनुनाद, सरकमफेरेंस रेजोनेंस,
परिधि अनुनाद बोलते हैं बेटा इसको। पूरी परिधि पर अनुनाद हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉनों का, है ना। अब आप देखो ये चक्रीय है क्या, जो बाहर वाली पीली पीली से लिखी मैंने, और समतलीय है क्या, हर एक परमाणु का संकरण sp2 आ रहा है बेटा। पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन आ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पाई इलेक्ट्रॉनों का संयुग्मन आ रहा है। और 10 4 के बारे में नहीं आता बेटा, ये तो एरोमेटिक है। और इसका नाम मैंने आपको बताया था, नाम क्या होता है बेटा इसका, नेफ्थलीन। आपको याद तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं दोबारा लिख रहा हूँ, नेफ्थलीन। बार बार लिखेंगे तभी याद होगा। इससे ऊपर वाले का नाम क्या है बेटा, पिरिडीन। इसको क्या बोलते हैं, पिरिडीन बोलते हैं। ऐसे मैं आपको बीच बीच में नाम भी बताता रहूँगा ताकि आपकी नाम वाली प्रैक्टिस भी बनी रहे। 25 26 27 बेटा पोस्ट करके ट्राई करो। अब मैंने आपको परिधि अनुनाद भी बता दिया, उसके बेसिस पर ट्राई करके देखो 25 26 को। तो 25 नंबर वाला आपने ट्राई किया होगा बेटा। पूरी परिधि पर देखो ये अनुनाद चल रहा है। अगर मैं इस बड़ी वाले वलय की बात करूं, जरूरी नहीं है, वलय तो वलय है, बड़ी भी हो सकती है छोटी भी हो सकती है। पूरी बड़ी वाली वलय पे देखूंगा तो परिधि अनुनाद चल रहा है बेटा। और परिधि अनुनाद चल रहा है, चक्रीय है, समतलीय है, पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन है कितने का, 1 2 3 4 5 6 7 7 दूनी 14 पाई इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन है। ये तो एरोमेटिक है, क्योंकि 14 आपके 4 के पहाड़े में नहीं आता। इसका नाम क्या था बेटा, इसका नाम मैंने आपको बताया था एंथ्रासीन। ऊपर वाले है ना, 25 नंबर वाले का नाम क्या है, एंथ्रासीन। नाम याद होने चाहिए, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ये सब है ना, नाम से ही पूछ लिया जाता है कभी कभी। फिर यहाँ पे देखो बेटा, ये पूरी परिधि पर अनुनाद चल रहा है। आपने ऐसे ही किया होगा, यहाँ से चलाओ आप, यहाँ से पूरी परिधि पर अनुनाद चलेगा बेटा, ऐसे करके, ठीक है ना। पूरी परिधि पर अनुनाद चलेगा बेटा, सारे के सारे पाई इलेक्ट्रॉन अनुनाद में जाएंगे। तो ये चक्रीय है कि नहीं है, समतलीय है, पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन है कितना, 1 2 3 4 5 6 7 14 पाई इलेक्ट्रॉनों का है, ठीक है। और ये कैसा हो जाएगा बेटा, ये कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा बेटा, एरोमेटिक है ना। 14 4 के पाड़े में नहीं आता। इसका नाम होगा फिनेंथ्रासीन। ये एक अनुनादी संरचना लिखी हुई है, आप चाहो तो इसको दूसरी अनुनादी संरचना भी लिखोगे तो आपको परिधि अनुनाद देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ पे जो हल्का फुल्का सा चेंजेस दिख रहा है आपको, पूरा परिधि अनुनाद नहीं दिख रहा होगा आपको, तो मैं आपको दिखाता हूँ पूरा परिधि अनुनाद कैसे होगा। अंदर मैं पाई इलेक्ट्रॉनों को इस तरह से बना दूंगा। इसको मिटा के दोबारा करते हैं बेटा एक बार, ताकि आपको परिधि अनुनाद दिखेगा पूरा ना फ्लो में। अब देखते हैं इसमें परिधि अनुनाद हो रहा है कि नहीं हो रहा। पहले तो ये चेक करो क्या सही बनाया है क्या। देखो सब में बिल्कुल सही बनाया बेटा, ठीक है ना। ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से यहाँ पर चले, यहाँ से यहाँ, 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 ठीक है। तो इस वाली संरचना में परिधि अनुनाद आपको देखने को मिल रहा है बेटा। कितने इलेक्ट्रॉन का, 14 पाई इलेक्ट्रॉन का। पूरी ये जो बाहर वाली है ना, इसको पूरा एक वलय मान सकते हो आप। ये पूरी बाहर वाली को एक वलय की तरह मान सकते हो। मुझे तो एक लूप चाहिए, जिस लूप में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हो। तो एक पूरा एक बड़ा लूप हो गया। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे बेटा, 14 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे। चक्रीयता, समतलीयता, प्रत्येक परमाणु का संकरण sp2 आ रहा है, आप चेक कर सकते हो। फिनेंथ्रासीन की 5 अनुनादी संरचना बनती है। उन 5 अनुनादी संरचना में से एक अनुनाद संरचना ये है बेटा। 27 वाला ट्राई किया बेटा आपने, 27 वाले को आपने ट्राई किया होगा तो आपने बोला होगा चक्रीय है, समतलीय है, पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन है। सर यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 12 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 6 इसमें, तो ये तो एंटी एरोमेटिक होगा। गलत, ये एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, ठीक है। इसको बाइफेनिल बोलते हैं बेटा,
और बाइफेनिल में मैंने आपको बोला था बेटा, जब आप एक वलय की बात कर रहे हो तो दूसरी वलय उसके लिए बाहर वाली हो गई, ठीक है। तो जब मैं इस वलय की बात कर रहा हूँ, ये एक लूप है बेटा, ये पूरा एक लूप था बड़ा वाला। इसमें ये लूप कौन सा है? ये लूप है, एक लूप ये है, एक तो वलय ये है, एक वलय ये है। तो मैं इस वलय की और इस वलय की बात करूंगा। जब मैं इस वलय को काउंट कर रहा हूँ तो इसको काउंट नहीं करूंगा, ये इसके लिए बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है। जब मैं इसको काउंट कर रहा हूँ तो इसको काउंट नहीं करूंगा, ये इसके लिए बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं बेटा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी कितने घूम रहे हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसको अलग से काउंट करूंगा 6 पाई, इसको अलग से काउंट करूंगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, इसलिए पूरा का पूरा यौगिक कैसा बेटा? एरोमेटिक है। यानी कि ये वाला स्टार करके लिखो, क्या आएगा बेटा? एरोमेटिक आएगा, एंटी एरोमेटिक नहीं आएगा। अलग अलग काउंट किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? 28, 29 एक बार ट्राई करके देखो बेटा आप। हाँ भाई, 28 वाला आपने ट्राई किया होगा बेटा। आपने देखा होगा यहाँ पे चक्रीय है, समतलीय है, पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पाई इलेक्ट्रॉन का आ रहा है और ये 4 के पाड़े में आता है, तो ये एंटी एरोमेटिक होगा। गलत, ये एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। यहाँ पे बेटा स्टार लगाओ, जितने लगा सकते हो उतने लगा लो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इसमें स्टार लगाने जरूरी है। थोड़ी जगह बनाते हैं बेटा अपन यहाँ पे। तो जब मैं 28 वाला डिस्कस कर रहा हूँ तो ध्यान से देखो आप, इसका जो शेप होता है ना बेटा, वो शेप कुछ इस प्रकार का हो जाता है यार। ये जो साइक्लोहेक्टाटेट्राईन है, इसका शेप कुछ इस प्रकार से होता है। ये कौन सा शेप होता है बेटा? टफ शेप होता है इसका। अब इस टफ शेप में होने की वजह से क्या होता है बेटा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर जो ये पाई इलेक्ट्रॉन बन रहा है, पाईबंद बन रहा है, यहाँ पर जो पाईबंद बन रहा है यहाँ बगल में, इसके बगल में, फिर यहाँ पर ये पाईबंद बन रहा है, ठीक है, और एक पाईबंद यहाँ पे बन रहा है। इस तरह से 4 पाईबंद बन रहे हैं बेटा। जब मैं इस पाईबंद और इस पाईबंद की बात कर रहा हूँ तो ये वाला पाईबंद के जो पी कक्षक है वो कुछ इस दिशा में जा रहे हैं, और जबकि वो वाले पाईबंद के इस दिशा में जा रहे हैं। तो ये और ये, क्या ये समांतर है क्या? नहीं। अगर यहाँ पे पी कक्षक समांतर नहीं है तो अनुनाद बंद हो गया बेटा। और अगर अनुनाद बंद हो गया तो संयुग्मन बंद हो गया। तो क्या बंद हो गया? एरोमेटिकता की तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि एरोमेटिकता तो अनुनाद से आई है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं? पी कक्षक समांतर नहीं रहे, ठीक है, इसलिए अनुनाद नहीं होगा। इसलिए कैसा हो गया बेटा? नॉन एरोमेटिक। क्योंकि पूर्ण रूप से जो चक्रीय संयुग्मन वाली बात थी वही खत्म हो गई बेटा। चक्रीय है वो बात सही है, समतलीय है वो भी बात सही है, सारे के सारे sp2 हैं, लेकिन पी कक्षक समांतर नहीं होने के कारण पूर्ण रूप से अब चक्रीय संयुग्मन नहीं होगा। और चक्रीय संयुग्मन नहीं होगा तो बेटा ये कैसा होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। क्योंकि इसका कैसा शेप होता है? टफ शेप। जाने कितनी बार इसको एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। फिर 29 नंबर वाले पे भी बेटा आप स्टार लगा लो, क्योंकि आप लोगों ने जो किया होगा वो क्या किया है कि सर चक्रीय है, समतलीय है, पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन है, पूरे परिधि पर अनुनाद चल रहा है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन का चल रहा है, ये तो एरोमेटिक है। लेकिन बेटा यहाँ से यहाँ तक का आइटम गलत है, एरोमेटिक नहीं है ये क्यों एरोमेटिक नहीं है बेटा? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आ रहा है और यहाँ पर हाइड्रोजन आ रहा है। इन दोनों हाइड्रोजनों में विकर्षण लग रहा है। अगर मान लो ये पूरी की पूरी वलय एक तल में होगी तो एक हाइड्रोजन ऐसे आ रहा है और एक हाइड्रोजन ऐसे आ रहा है, तो इन दोनों हाइड्रोजनों में क्या हो रहा होगा बेटा? यहाँ वाला हाइड्रोजन और यहाँ वाला हाइड्रोजन में भयंकर रूप से वांडरवाल विकर्षण लग रहा होगा। तो उस विकर्षण को कम करने के लिए एक हाइड्रोजन इस तरफ और एक हाइड्रोजन इस तरफ निकलेगा, वो विकर्षण कम हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ रिंग भी क्या होगी? वलय भी क्या होगी? ट्विस्ट होगी। और वो वलय जो ट्विस्ट होगी ना बेटा, तो वलय ट्विस्ट होगी तो पी कक्षक भी घूमेंगे, और पी कक्षक घूमेंगे तो समांतर नहीं रह पाएंगे, और समांतर नहीं होंगे तो ये कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? हाइड्रोजन में विकर्षण के कारण, हाइड्रोजन में विकर्षण के कारण वलय समतलीय नहीं रहती, इसलिए पी कक्षक समांतर नहीं होते, इसलिए
नॉन एरोमेटिक होगा। कैसा होगा बेटा? नॉन एरोमेटिक होगा। तो ये दो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, 28 और 29। इसमें ये कैसे आते हैं बेटा? नॉन एरोमेटिक आते हैं। एक एंटी एरोमेटिक होने के बावजूद नॉन एरोमेटिक हो गया, और एक एरोमेटिक होता लेकिन कैसा हो गया? नॉन एरोमेटिक हो गया। बात समझ में आ रही है? आओ कुछ और एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं बेटा इधर की तरफ, इसी से मिलते जुलते, जिसमें फिर कुछ जानकारी देंगे आपको। 29 हो गए। आप खुद एक बार सोच के देखो क्या होगा, है ना? दिमाग लगाओ। यहाँ पे अब हाइड्रोजन भी नहीं है, तो विकर्षण वाली बात होगी या नहीं होगी वो आपको सोचना है। 31, 32, चलो 30, 31, 32 एक बार पोज करके ट्राई करना बेटा। तो आपने जब 30 वाला ट्राई किया होगा तो यहाँ पर देखो आप, क्या मैं इसको वलय मान सकता हूँ बेटा एक सर? लेकिन ये कार्बन तो sp3 आ रहा है। आपको मैंने बाईसाइक्लिक यौगिक पढ़ाए थे। बाईसाइक्लिक यौगिक कैसे दिखते थे बेटा? ये पूरी जो मैंने पीले कलर से अभी दोबारा खींचा है, ये पूरा एक तल में, ये जो कोना बार है ना, ये जो कार्बन है, जो sp3 कार्बन है, ये कैसे आ रहा है बेटा? बोर्ड के बाहर, इस तरह से बोर्ड के बाहर आ रहा है। लेकिन मुझे उस कार्बन से लेना देना ही नहीं है यार। मेरा तो एक लूप कंप्लीट हो रहा है, जिसकी वजह से पूरी परिधि पर अपना 10 पाई इलेक्ट्रॉनों का परिधि अनुनाद हो रहा है। इस कार्बन को मैंने इन्वॉल्व ही नहीं किया, मेरा एक लूप पूरा कन्वर्ट हो रहा है, पूरा काम में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा ये चक्रीय है, समतलीय है, पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन है। मेरे पीछे वाली चक्रीय में तो पूर्ण रूप से संयुग्मन है, भले ये कार्बन sp3 क्यों ना हो। कितने इलेक्ट्रॉनों का है बेटा? 10 पाई इलेक्ट्रॉनों का। ये कैसा हो जाएगा मेरे लिए? एरोमेटिक हो जाएगा। लेकिन सर वो विकर्षण वाली बात, अरे भाई यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो है ही नहीं। पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन अलग से आ रहे थे, अब मैंने उसको क्या किया? एक रस्सी से बांध दिया बेटा। अब वो विकर्षण वाली बात ही खत्म कर दी मैंने। जो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन अलग से पड़े होते हैं, वो जो उसमें वांडरवाल विकर्षण लग रहा था, उस चीज़ को मैंने खत्म कर दिया। यहाँ पे मैंने बीच में CH2 लगा दिया। बात समझ में आई? फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दिया। वही परिधि पर अनुनाद चल रहा है। कितने इलेक्ट्रॉनों का चल रहा है बेटा? 10 पाई इलेक्ट्रॉनों का चल रहा है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है? एरोमेटिक। चक्रीय है, समतलीय है, पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन। 10 पाई इलेक्ट्रॉन का चक्रीय संयुग्मन है, एरोमेटिक है। 32 नंबर वाले का नाम क्या है बेटा? पायरोल। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है पायरोल का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन का ये लोन पेयर है, लेकिन इस लोन पेयर के पास सिग्मा बंद है। ये लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई का संयुग्मन दिख रहा होगा आपको। और मैंने आपको ऐसे केस में तो आपको लोन पेयर काउंट करने के लिए बोला था पाई इलेक्ट्रॉनों के अंदर। वो तो जब मना किया था जब एक ही यौगिक में, जब एक ही परमाणु पे लोन पेयर और पाइबंद दोनों आ जाए, उस केस में आप दोनों में से किसी एक को चुनोगे, जो भी आपको चलाना आसान लगेगा। यहाँ पर चक्रीय है, समतलीय है, पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन है। 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉनों का है बेटा। ये तो कैसा है बेटा? एरोमेटिक है। 33 से 35 एक बार ट्राई करेंगे बेटा पोज करके। तो 33 वाले का नाम बेटा फ्यूरान है, 34 वाले का नाम थायोफीन है, ठीक है। नाम पता होने चाहिए बेटा, धीरे धीरे याद करोगे तो याद हो जाएंगे। अब तक तो मेरे हिसाब से याद हो गए होंगे, बहुत बार अपन ने इनको यूज़ कर लिया बेटा। तो फ्यूरेन की बात करूँ तो फ्यूरेन में ऑक्सीजन का एक लोन पेयर तो पाई बंद के इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन? चक्रीय है, समतलीय है, पूर्ण रूप से, वो सारी बात तो है सही। 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे बेटा। लोन पेयर दोनों में से केवल एक जाएगा, एक संकरित कक्षक में पड़ा होगा, ठीक है। तो एरोमेटिक हो जाएगा बेटा ये अपने लिए। फिर अगेन यहाँ पे वही बात है, चक्रीय, समतलीय, पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और ये एरोमेटिक हो जाएगा बेटा, क्योंकि सल्फर का केवल एक काउंट करूंगा मैं, दोनों काउंट नहीं करूँगा। अब यहाँ पे 35 में देखो आप, 35 वाले में लफड़ा क्या लगता है? लफड़ा ये लगता है कि सर ये जो बाहर वाला लूप है उसमें ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन तो sp3 आ रहे हैं। अरे मैं तो बोल रहा हूँ कोई भी एक लूप पकड़ो ना यार, मैं तो इतना सा लूप पकड़ूंगा, उसके लिए ये सारा का सारा आइटम कैसा हो गया? बाहर वाला। अब इसकी बात करूं तो ये चक्रीय है, समतलीय है, पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का बेटा, एरोमेटिक हो रहा है।
अगर रिंग में पूरे पूरे यौगिक में एक हिस्सा भी एरोमेटिक आ रहा है ना, पूरे पूरे यौगिक में अगर एक हिस्सा भी एरोमेटिक आ रहा है तो वो यौगिक कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। यार इसमें और इसमें अंतर क्या है, मेरे को एक चीज़ बताओ। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ और ये लिख दूँ तो इन दोनों में अंतर क्या है? अपन पहले इसके इलेक्ट्रॉन ही तो काउंट कर रहे थे, वैसे अपन इसके इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। बात समझ में? अब मैंने आपको ये बताया बेटा कि कौन से यौगिक एरोमेटिक, काफ़ी सारे एग्जांपल करा दिए मैंने, एक्सेप्शन भी करा दिया आपको, टब शेप वाला और हाइड्रोजन में विकर्षण, वो दो ही मेजर यहाँ पे एक्सेप्शन है। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ बेटा नेक्स्ट, की एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक में ज़्यादा स्थायी कौन होता है ना। उसके लिए मैं आपको एक नियम भी बताऊंगा, पॉलीगन नियम, ठीक है। हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा क्योंकि मुझे आता है, तो मैं आपको समझा दूंगा यार, कोई बड़ी बात तो है नहीं। अगर समझ भी लोगे तो ठीक है, नहीं समझो तो याद कर लेना सीधे सीधे कि एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक में से कौन ज़्यादा स्थायी है। सबसे पहले आप यहाँ तक नोट डाउन करो बेटा। हाँ भाई, तो अब बात करते बेटा कि एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक में स्थायी का क्रम क्या होगा, ठीक है। और उसको मैं प्रूफ भी करके बताऊंगा आपको, ऐसी बात नहीं कि प्रूफ नहीं करेंगे, बिल्कुल प्रूफ करेंगे। स्थायी क्रम की बात करते हैं बेटा, स्थायी क्रम ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब अपन इतना पढ़ चुके हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में ज़्यादा स्थायी कौन है। तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले तो हम आंसर लिखेंगे फिर प्रूफ करेंगे। एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक और फिर एंटी एरोमेटिक, ये क्रम रहेगा बेटा स्थायी का। सबसे ज़्यादा स्थायी कौन होता है, एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक होता है, फिर एंटी एरोमेटिक होता है। आपके लिए काम की बात इतनी सी ही है, सबसे ज़्यादा स्थायी एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक विलन की तरह काम करेगा, एरोमेटिक हमारा हीरो की तरह काम करेगा, ठीक है। अब ये आता कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके सिलेबस में नहीं है, चाहो तो पढ़ो चाहो तो मत पढ़ो, लेकिन मैं बता देता हूँ क्योंकि मुझे आता है। पॉलीगन नियम बोलते हैं बेटा बहुभुज नियम। बहुभुज नियम क्या है बेटा, बहुभुज नियम को समझेंगे थोड़ा सा अपन। पॉलीगन नियम बोलता है कि पहले तो आप जो भी आपका यौगिक है जो चक्रीय है उसको इस तरह से बनाओ कि उसका एक कोना नीचे की तरफ हो। ये जो बहुभुज बनाया है 6 कार्बन का, तो इसको मैंने एक कार्बन को एक कोने को नीचे रखा, ठीक है। उसके बाद क्या करो, इसके हर एक कोने को मिलाते हुए एक सर्कल बना दो। हर एक कोने को मिलाते हुए क्या बना दो बेटा, एक सर्कल बना दो। और हर एक कोने को मिलाते हुए एक सर्कल बना दोगे, उसको बीच में से काट दो। बीच में मतलब उसके सेंटर से मैंने उसको काट दिया। बात समझ में? एक बहुभुज बनाया जिसका एक कोना नीचे रखा, उसमें एक सर्कल बना दिया, गोला बना दिया और गोला को बीच में से काट दिया सेंटर से पास होती हुई लाइन से। अभी जो सेंटर से पास होने वाली लाइन है, इसके नीचे का जो पार्ट है बेटा वो क्या है, बंद आणविक कक्षक, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या है बेटा, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो लाइन है सेंटर वाली लाइन, ये क्या है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो इससे ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या है बेटा, प्रतिबंध आणविक कक्षक यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जहां जहां पे परमाणु मौजूद है, जैसे ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, वहां पे उसके परमाणु कक्षक होंगे और वहीं पे उसके अणु कक्षक भी होंगे, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कार्बनिक रसायन में कि परमाणु कक्षक और अणु कक्षक क्या होते हैं। तो ये परमाणु कक्षक है, इसी के परमाणु कक्षक को अणु कक्षक भी बोल देते हैं जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करते हैं। तो यहाँ नहीं बनाऊंगा मैं, जहाँ जहाँ पे कार्बन लिखे हुए हैं उनके परमाणु कक्षक, उनके अणु कक्षक वहीं के वहीं होंगे, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा दिखे आपको इसलिए साइड में बना रहा हूँ। एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे और एक कार्बन यहाँ पे। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे बेटा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे। कैसे घूम रहे थे, मैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन बताता हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे। अब आपको हुंड्स रूल और ऑफ-बॉउ रूल का पूरी तरह से उपयोग करना है। हुंड और ऑफ-बॉउ क्या बोलता है, तब तक आप एक कक्षक को भरते रहो जब तक उसके सारे पेयर नहीं हो जाए, सेम एनर्जी वाले को भरो एक एक करके, ऐसे करके बोलता है। पहले एक भरा, अब इसी लेवल पे देखो कि दूसरे आ रहे हैं क्या, तब उसमें एक भरते रहो, नहीं आ रहे तो दूसरा भर दो। फिर इसमें देखोगे तो पहले एक यहाँ भरा, एक यहाँ भरा, कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं मुझे, 6। फिर वापस यहाँ भरूंगा, तब तक बढ़ता रहूंगा जब तक पूरी तरह से कक्षक ना बढ़ जाए। तो 6 के 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे आ रहे हैं बेटा, वो आ रहे हैं डायमैग्नेटिक इन नेचर, मतलब कि वो युग्मित आ रहे हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका अयुग्मित नहीं आ रहा, ये भी युग्मित, ये भी युग्मित, ये भी युग्मित। सारे के सारे हमारे इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहे हैं, युग्मित। और किस में आ रहे हैं बेटा, बंद आणविक कक्षक में आ रहे हैं। और बंद आणविक कक्षक में आ रहे हैं तो बेटा ये पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से लिखा हुआ है, स्थितिज ऊर्जा के हिसाब से लिखा हुआ है। जिसकी स्थितिज ऊर्जा जितनी कम होगी वो उतना ज़्यादा स्थायी होगा। तो बंद आणविक कक्षा की स्थिति ऊर्जा कम होती है, फिर उससे ज़्यादा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की सबसे ज़्यादा प्रतिबंध आणविक कक्षक की होती है। ये उसी तरह से जैसे आप पहली मंजिल पे खड़े हो, 8वीं मंजिल पे खड़े हो, तो आपकी स्थिति ऊर्जा कहाँ ज़्यादा होगी बेटा, 8वीं मंजिल पे। वहाँ से कूदने पे आप निपट सकते हो,
पहले से कूदने पे हड्डी वड्डी टूटेगी बस, ठीक है ना। फिर अगर अपन बात करें एंटी एरोमेटिक यौगिक की, तो क्या बोला था पॉलीगन नियम ने, पॉलीगन नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, एक कोना नीचे रखना पड़ेगा बेटा, गोला बनाना पड़ेगा सारे कोनों को जोड़ते हुए, और उस गोले को बीच में से काटेंगे बेटा अपन। नीचे वाला बंध आणविक कक्षक है, फिर प्रतिबंध आणविक कक्षक ऊपर आएगा, है ना, ये प्रतिबंध आणविक कक्षक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जहां जहां पे आपके परमाणु हैं वहां पे उनके परमाणु कक्षक या अणु कक्षक होंगे, तो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इसमें बेटा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, इसमें कितने घूम रहे थे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने घूमेंगे बेटा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन को ऑफ और हुन्स नियम के अनुसार बढ़ना है, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ भरूंगा, फिर दूसरा भी यहीं पर भराई में आएगा, फिर तीसरा कहाँ भराई में आएगा, जब तक सेम एनर्जी वाले में एक एक ना भर जाए तब तक दूसरा नहीं भरते, तो एक तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। अब देखो अब की बार जो इलेक्ट्रॉन भराई में आए हैं बेटा, वो इलेक्ट्रॉन कैसे भराई में आए, अयुग्मित फॉर्म में भराई में आए हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और कहाँ पे भराई में आया, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भराई में है। नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कैसा फील करेगा बेटा, अस्थायी फील करेगा इलेक्ट्रॉन, और वैसे ही ये तो कैसा है, युग्मित नहीं है, अयुग्मित है, अयुग्मित और दूसरा नॉन बॉन्डिंग में होने के कारण ये यौगिक कैसा हो जाएगा, भयंकर रूप से अस्थायी हो जाएगा, जबकि इसमें पूर्ण रूप से युग्मित आ रहे हैं और बंध आणविक कक्षक में आ रहे हैं, तो ये कैसा फील करेगा, स्थायी फील करेगा। इसलिए एरोमेटिक वाले एंटी एरोमेटिक से ज़्यादा स्थायी होते हैं। एंटी एरोमेटिक में ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको बोलते हैं बेटा मुक्त मूलक, मैंने आपको पहले ही बताया था मुक्त मूलक। तो ये मुक्त मूलक के रूप में पड़े होते हैं, और मुक्त मूलक भयंकर रूप से अस्थायी होते हैं, वो तुरंत रूम तापमान पर क्या करना चाहते हैं बेटा, किसी और के साथ अभिक्रिया दर्शाना चाहते हैं, जबकि कम से कम नॉन एरोमेटिक में ये वाली सिचुएशन नहीं है। इसलिए सबसे ज़्यादा स्थायी हमारा एरोमेटिक है, फिर नॉन एरोमेटिक है, फिर एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि एंटी एरोमेटिक में यौगिक में जो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं वो किस फॉर्म में पड़े हुए हैं बेटा, मुक्त मूलक के रूप में पड़े हुए हैं, और यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है। इसलिए एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्थायी होता है और एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्थायी होता है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया हो। ऐसा नहीं है केवल इनके लिए, आप कोई भी एरोमेटिक वाला यौगिक उठाना, मैंने इतने सारे आपको कराए, उसके लिए आप ये लगा के देखोगे तो आंसर आपको यही मिलने वाला है। बात समझ में आ रही है आपको? सिंपल सा था, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, तकलीफ नहीं होगी, स्थायी क्रम आपको पता चल गया। अगले लेक्चर में बेटा आपको एनिलीन पढ़ाएंगे, है ना। तब तक के लिए आप देखते रहें वीडियोस आगे के, और एनसीईआरटी जरूर पढ़ें यार, है ना। थैंक यू सो मच।